फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 6 और 7 फरवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको कल मतलब 8 फरवरी वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मणिपुर बिल्कुल नहीं है, राइट आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्पुटिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है। लेह में स्थित स्पुटिक गस्टर मठ में यहाँ आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित होता है याद रखिएगा, ये एक मठ है। कहाँ पर है? लद्दाख के लेह में स्थित है। विभिन्न पारंपरिक वेशभूषाओं को धारण करके विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियों को प्रदर्शित यहाँ किया जाता है। यह लद्दाख के समृद्ध पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करता है, जो पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित करता है। तो याद रखिएगा, स्पुटिक गस्टर कहाँ मनाया जाता है? लेह, लद्दाख में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। अब 200 टीवी चैनलों पर यह प्रसारित किया जाएगा। ओके, यहाँ पर है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 स्कूल 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 चैनलों से बढ़ाकर अब 200 चैनलों तक कर दिया गया है। ओके, अब कितने चैनलों पर प्रसारित हुआ करेगा? 200। पीएम ई विद्या पोर्टल के ऊपर विश्व की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटीज के कोर्सों को भी प्रारंभ किया जाएगा। इस पीएम ई विद्या पोर्टल कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन आया है वह भविष्य में ना हो, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर लाई गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समिति का नाम प्लस जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो 6% खर्च किया जाएगा। ओके, यहाँ हम देखते हैं एंटोनी कोस्टा कौन बने हैं भाई? ये पुर्तगाल के क्या बन गए हैं? दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए। कौन? एंटोनी कोस्टा। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। क्या है कैपिटल? लिस्बन। मुद्रा क्या है? यूरो। तो ये क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य हो गया। कौन? पुर्तगाल। टोटल सदस्य कितने? 27। पहले कितने थे? 28। एक कौन हटा? ब्रिटेन हट गया। तो अब कितने बचे हैं? 27 यूरोपीय यूनियन में सदस्यों की संख्या। के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है हमारे? तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं वर्तमान में। कौन है? महान्यायवादी। कौन है? के वेणुगोपाल। और तुषार मेहता ये क्या है? सॉलिसिटर जनरल है। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया महान्यायवादी? आर्टिकल 76 में दिया गया। आर्टिकल 76। सीएजी कौन है हमारे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में है। ओके, याद रखिएगा इन्हें। और जो रमेश देव हैं इनको भी आपको याद रखना है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं अभिनय से संबंधित है, फिल्म से इनका संबंध है। और इनका हाल ही में क्या हो गया? रमेश देव का निधन हो गया है। ओके, क्या हुआ है? निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और इसके साथ ही लता मंगेशकर जो गायक हैं उनका भी कल निधन हो गया है, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। खैर, उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आज लाने वाली हूँ, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही रमेश देव को आपने जो आनंद मूवी आई थी, ओके, किसकी? अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, उसमें जो डॉक्टर का किरदार निभाया गया था वो रमेश देव के द्वारा ही निभाया गया था। शेरा क्या है? पंजाब में चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया क्या है? चुनावी शुभंकर है, चुनावी मस्कट है। क्या है? शेरा। किस राज्य में? पंजाब में। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ये किसका नाम है? बजट का नाम है। याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द यूज नहीं किया गया। क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट शब्द हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। कहाँ से? फ्रांस से।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। 1951-52 मत लगाइएगा, आपको लगेगा चुनाव होने के बाद आया था, लेकिन सरकार ने काम 1947 में करना शुरू कर दिया था, तो 1947 में पहला आम बजट आ गया था। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने, मतलब इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आधारभूत संरचना के जो मंत्रालय हैं, जो विभाग है, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए लगभग 16 मंत्रालयों के द्वारा इस जो 16 मंत्रालय हैं उनके जो निर्माण कार्य है उनमें क्या लाना है? एक एकाग्रता लाना है और उसी को बढ़ावा देगी पीएम शक्ति गति शक्ति योजना। अनुच्छेद 14 बहुत ज्यादा चर्चा में। क्या है अनुच्छेद 14 में? स्वतंत्रता। ओके, इसमें दी गई है आपको स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है। इसी आर्टिकल को लेकर जो आपका कर्नाटक राज्य है उसमें इसको, और आर्टिकल 25 को, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, इन दोनों आर्टिकल को लेकर कर्नाटक के जो स्कूल और कॉलेज है वहां पर मुस्लिम लड़कियों के द्वारा हिजाब पहनने को क्या माना जा रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जा रहा है। तो ये दोनों आर्टिकल भी चर्चा में, याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? आपका केरल, ठीक है, राइट आंसर बी। हाल ही में केरल सरकार ने केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल के गठन की बात कही गई है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये योग्यताएं आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और हाँ, इससे पहले देश के पहले लोकपाल कौन बने? तो याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष बने। कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष बन गए हैं। क्लियर, याद रखेंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा अगर, या वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है तो उसे भी लोकपाल बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, मुख्य न्यायाधीश ना होकर भी क्या रहा हो, सिर्फ न्यायाधीश रहा हो, तो वो भी लोकपाल बन सकता है। ओके, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उसकी योग्यताएं अगर इनसे मिलती हैं तो उसे भी लोकपाल बनाया जा सकता है। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों, संसद, केंद्र सरकार में ग्रुप ABCD के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आता है? बिल्कुल आता है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। ओके, यह 10 लाख से अधिक विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले समाज या ट्रस्ट या निकाय के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। ओके, कोई NGO वगैरह है, कोई निकाय है, कोई ट्रस्ट, वो 10 लाख से अधिक विदेशी चंदा अगर ले रहा है तो उस पर भी लोकपाल क्या कर सकेगा? कार्यवाही कर सकेगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात के केवड़िया में। ओके, गुजरात से आप एक और चीज याद रखेंगे जिसे अभी रामसर स्थल घोषित किया गया। क्या? खेजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। खेजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। ओके, कब मनाया गया? वेटलैंड डे 2 फेब को मनाया गया। ओके, पहली जल मेट्रो सेवा ये कहाँ शुरू हुई है? तो केरल के कोच्चि में शुरू हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा IMF जारी करता है, ठीक है। और कतर चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा पहला कतर को अमेरिका के द्वारा नाटो सहयोगी सदस्य नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, और इसके माध्यम से जो आपका कतर है वो USA से, कौन से, जो रिपर ड्रोन है वो प्राप्त करना चाहता है। रिपर क्या है? ड्रोन है। कहाँ का है? USA का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में बजट 2022-23 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इस बजट में अगले 25 वर्षों की अवधि को अमृत काल कहा गया है, बिल्कुल सही। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह अनुमान सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। ओके, तो क्या है? सभी कथन क्या है? उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। भारत आजादी का अमृत महोत्सव के साथ ही आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है। इसके अलावा बजट में अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना भी निर्धारित की गई है। इस अवधि को अमृत काल कहा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। क्लियर? विजय राघवन कौन है? विजय राघवन तो याद रखिएगा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है, चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर। ओके,
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है आपके? विजय राघवन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है आपके? एनएसए, तो अजीत डोभाल है। कौन है? एनएसए अजीत डोभाल। डैरिल मिशेल ये कौन है भाई? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, और इन्हें मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। डैरिल मिशेल न्यूजीलैंड के। नीरज चोपड़ा और एमा राडा कानू, ओके, और डेनियल मेदवेदेव ये सभी नॉमिनेट हुए हैं किसके लिए? लॉरियस अवार्ड के लिए। ओके, अब देखना होगा ये लॉरियस अवार्ड किसे मिलता है। और पहले भारतीय जिन्हें लॉरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो सचिन तेंदुलकर हैं। राधेश्याम खेमका, ओके, ये इन्हें क्या मिला है? इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राधेश्याम खेमका पद्म विभूषण से। राजनयिक बहिष्कार क्या होता है? जब कोई देश मतलब किसी भी स्तर पर अपने राजनयिक जो होते हैं, अपने जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उन्हें वहां पर किसी भी कार्यक्रम में किसी देश के यहाँ पर नहीं भेजता है। क्यों चर्चा में आई ये शब्दावली? क्योंकि भारत ने चीन के विंटर ओलंपिक का क्या कर दिया है? राजनयिक बहिष्कार कर दिया है। समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में भारतीय अधिकारी जो है शामिल नहीं होंगे। और देखिए विंटर ओलंपिक में आपको एक नाम याद रखना है, आरिफ खान का। ओके, आरिफ खान अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं, और ये भारत को प्रेजेंट करेंगे विंटर ओलंपिक गेम्स में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्थित होयसाल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, कर्नाटका में स्थित है। कौन से? होयसाल मंदिर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने कर्नाटक के होयसाल मंदिरों को 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने औपचारिक रूप से होयसाल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को को सौंप दिया है। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में निर्मित होयसाल के यह मंदिर कर्नाटक के बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। यह तीनों होयसाल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षित स्थल हैं। बेलूर का चित्रकेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को, हेलीबीड का होयसलेश्वर मंदिर शिव को, जबकि सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये बहुत डिटेल है, इसको आपको याद रखना है, डीप से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर के मंदिर कहाँ मिलेंगे आपको भाई? तो याद रखिएगा महाबलेश्वर क्यों है चर्चा में, तो ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? कृष्णा नदी निकलती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, देखिए लिविंग रूट ब्रिज आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? मेघालय में। ओके, और जो आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यूनेस्को के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज को नॉमिनेट किया गया कि इसे शामिल होना चाहिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। ब्रह्मोस मिसाइल हम किस देश को बेच रहे हैं? तो याद रखिएगा फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। ओके, विकास इंजन क्यों चर्चा में है? तो विकास इंजन जो भारत का गगनयान मिशन है उसके लिए इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत की कितनी नदियों को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की? कितनी नदियों के लिए आया है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 2022-23 के बजट में? तो याद रखिएगा 5 नदियों के लिए। कितनी नदियों के लिए? 5 नदियों के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत में 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह 5 प्रोजेक्ट होंगे कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार और कावेरी, दमन गंगा और पिंजाल, पार्वती और नर्मदा। और देश की पहली इंटरलिंकिंग जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? केन बेतवा है। किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। और इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 46,605 करोड़ रुपए इस बजट में प्रदान किए गए हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल में आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी गोडागू से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? कोडागू से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में होकर बहती है। पेन्नार नदी चिक्काबल्लापुरा से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन सी नदी कर्नाटक या तमिलनाडु को क्रॉस नहीं करती? तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों
कावेरी भी गुजरती है, पेन्नार भी गुजरती है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नासिक से निकलती है तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा विधि आयोग का स्टेटस निम्न में से क्या है? आपको बताना है क्या विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्या एक वैधानिक निकाय है, एक कार्यकारी निकाय है, एक अधिनियमित निकाय है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? सी होगा। ये क्या है? एक कार्यकारी निकाय है। हाल ही में कानून मंत्री ने कहा है कि समान नागरिक संहिता, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल जो कोड है ये कहाँ पर, किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 44 में। देखो 4 है, इसको ऐसे याद रखो, 4 और 4 क्या है? इक्वल हैं, तो इसी तरीके से यूनिवर्सल इक्वल, ठीक है। समान नागरिक संहिता कहाँ पर? आर्टिकल 44 में। तो ये जो कहाँ दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, डीपीएसपी में दी गई। किस राज्य में लागू है देश के? तो गोवा में लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में। क्लियर? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक एड्रेस था इसका। फिर ये मामला विधि आयोग को सौंपा गया है। अब विधि आयोग बताएगा कि क्या पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए या नहीं। भारत का विधि आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में उल्लेखित, वैधानिक का मतलब होता है एक अधिनियम पारित करके किसी का गठन किया जाना, जैसे महिला आयोग। ओके, यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। यह मुख्य रूप से कानूनी सुधारों के लिए कार्य करता है। विधि आयोग का गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने के लिए विधि आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। स्वतः संज्ञान शब्द का मतलब होता है कि कोई उनसे कार्य बोला नहीं जाएगा, लेकिन उनको अगर लगता है कि यूएपीए की कोई वैल्यू नहीं है एक्ट की, कानून की, तो वो यूएपीए के बारे में सोच सकते हैं, सरकार को अपने खुद से सिफारिशें दे सकते हैं। क्लियर? भारत तथा उसके किस पड़ोसी देश के मध्य सिंधु नदी आयोग की वार्षिक बैठक आयोजित होती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, पाकिस्तान और भारत के बीच में होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक होने वाली है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी तक कोई कार्यक्रम दोनों देशों के बीच तय नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने। देखो सिंधु नदी जो आयोग है, जो समझौता है, इससे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते। कब हुआ था? 1960 में। किसके द्वारा की गई थी मध्यस्थता? तो विश्व बैंक के द्वारा। सिंधु नदी जल संधि के तहत पश्चिम की जो नदियां हैं, झेलम, सिंधु, चिनाब का पानी पाकिस्तान के पास, और पूर्व की जो नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलुज का पानी भारत को दिया जाएगा। ये इसका मुख्य समझौते का मुख्य बिंदु है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में आए डीप ओशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में कितने प्रतिशत अतिरिक्त बजट का आवंटन किया गया है? ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, 12%। डीप ओशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 12% का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य संसाधनों के गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करना और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। मिशन की अनुमानित लागत 5 साल की अवधि के लिए 4077 करोड़ रुपए है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो पानी से जुड़ी हुई हमारी क्या है, वो पहले है नहीं, उसको ये बढ़ावा देने में इस मिशन से हमें क्या मिलेगी? महत्वपूर्ण भूमिका इस मिशन के द्वारा निभाई जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय है, याद रखिएगा। समुद्रयान इसी डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। कोविसेल्फ क्या है? तो ये एक रैपिड एंटीजन सेल्फ होम टेस्ट किट है। ओके, याद रखिएगा कोविसेल्फ। इलेक्टोरल बॉन्ड, तो भाई ये याद रखिएगा एसबीआई बैंक जो है वो जारी करता है जब कोई राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक जो दल हैं उन्हें क्या दिया जाता है? कोई चंदा देता है। तो चंदा कितना? 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है। इसमें चंदा देने वाले का नाम नहीं शामिल होता है। वित्त आयोग संविधान के किस आर्टिकल में? 280 में है। ओके, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280।
अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ओके, कौन है इसके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के? तो याद रखिएगा ये इसके अध्यक्ष हैं आपके एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। ओके, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे, के.सी. नियोगी थे। क्लियर। राष्ट्रीय महिला आयोग, इस हाल ही में इसका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्लियर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। प्रस्तावना संविधान के पहले भाग में उल्लेखित है, हमें सही कथन देखना है। ओके, प्रस्तावना में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर होगा डी। देखो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से ली गई है, लेकिन वहीं जोड़ा जाएगा कि ये फ्रांस से ही आए हैं हमारे संविधान में। हाल ही में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है जो सरकार है हमारी उसमें शामिल नहीं है। ओके, तो कोई व्यक्ति जो विधायक तो भले चाहे बीजेपी का है, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं, मतलब मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल नहीं है, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। उसके बाद अगर कोई वो बिल लाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर बहस हुई। प्रस्ताव में किसी भी दस्तावेज का एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन को क्या करता है? उद्देश्यों की व्याख्या करता है। हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें भी क्या है? हमारे देश के संविधान जो हैं, संविधान के जो लक्ष्य हैं, उनके उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। संविधान की प्रस्तावना इसके निर्माताओं के उद्देश्यों, इसके बनने के पीछे का इतिहास, राष्ट्र के मूल्य और सिद्धांतों को बताता है। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत संघ बनाम LIC मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय में सीधे तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब आप न्यायालय में सीधे प्रस्तावना में जो उल्लेखित है उसको लेकर नहीं जा सकते कि देखो भाई सरकार अखंडता स्थापित नहीं कर रही है। ओके, तो सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिए। हाल ही में चर्चा में था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता है। ओके, और एशले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, और ये पहली ऑस्ट्रेलियाई बनी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना का भी उल्लेख किया गया था। संघीय ढांचे की व्यवस्था हमने किस देश से ली है? तो याद रखिएगा कनाडा से ली है। कहाँ से ली है? कनाडा से। एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है एकल नागरिकता? ब्रिटेन से ली गई है। जनहित याचिका ये भारत की ही है। कहाँ, किसने लेकर आए थे? P.N. भगवती ने लेकर आए थे, जो न्यायाधीश थे P.N. भगवती। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट निम्न में से किस राज्य में चर्चा में है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, असम में है ये चर्चा में। ओके, देखो उत्तर प्रदेश, गुजरात का कौन सा है? खेजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। क्यों? क्योंकि इसे अभी शामिल किया गया है रामसर स्थल में। उत्तर प्रदेश का है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि इसे भी शामिल किया गया है रामसर स्थल में। तो दोनों को आप याद रखिएगा। हम देखते हैं कोकाईजाना रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। हाल ही में असम वन विभाग ने कोकाईजाना रिजर्व फॉरेस्ट के 19.85 वर्ग किलोमीटर हिस्से को कोकाईजाना बामुनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। स्थानीय लोग इस अधिसूचना का बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गीज गोल्डन लंगूर ये जो अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गीज गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान में पाए जाते हैं। इसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। इन्हें आसानी से इनके रुओं के रंग से पहचाना जाता है, जो कैसे होते हैं? सुनहरे रंग के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर 6 और 7 फरवरी 2022 का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल
को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।